वेलकम टू बी ए करिकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए करिकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास, जो कि बी फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। हमारा एक दूसरा चैनल है बी ए से रिलेटेड, उस पर तैयारी होती है, शुक्ला स्टडी पॉइंट, आप सभी लोग जानते होंगे। तो उस पर इसके पेपर 1 की वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट की भी तैयारी वहाँ पर होती है, लेकिन मैंने सोचा कि वहाँ पर एक प्रकार से बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हो जाती है, तो कुछ वीडियो अपने दूसरे चैनल पर यानी बी ए करिकर पर आपके इस चैनल पर अपलोड की जाए, ताकि आप यहाँ और वहाँ दोनों चैनलों पर विधिवत तरीके से तैयारी कर सकें। ठीक है, पेपर 1 की बात वहाँ पर मैं कर चुका हूँ। पेपर 2 में अगर बात की जाए तो 3 खंड हैं पेपर 2 के, और तीनों खंड का सिलेबस जो है उसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा उसी चैनल पर सभी सब्जेक्ट की, सभी पेपर की अलग अलग, तो आप आसानी से देख लीजिएगा। तो पेपर 2 के ए वाला जो पोर्शन है, जिसमें आपको पढ़ना है भारत का सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास, खास करके 1200 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक के बारे में। यानी 1200 ईस्वी में क्या होता है, गुलाम वंश की स्थापना होती है। 1206 में आप देखते गुलाम वंश की स्थापना होती है, यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेकर के हमको 1700 यानी 1700 तक एक प्रकार से मुगल वंश जो होता है वो समापन की ओर होता है 1700 के आसपास तक। ठीक है, तो वहाँ तक यानी दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत, मतलब मुगल काल और दिल्ली सल्तनत में सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ें कैसी रहीं उसके बारे में हमको जानना है यहाँ पर। ठीक है, तो यूनिट 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से यूनिट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी का मैं जल्दी इसी चैनल पर करवाने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर आपको इसी प्रकार से वीडियोज़ और भी मिलती रहेंगी। ठीक है, और अदर सब्जेक्ट की भी मैं देता रहूँगा इसी प्रकार से। देखिए, पहला प्रश्न है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ, बताएं। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था भाई? 1206 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप देखते हैं कौन आता है भाई। सबसे पहले आप देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम पहले आता है, फिर उसके बाद में आप देखते हैं मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी, ये सब आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, ये सब मिल करके आकर के इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक फाइनली आकर के यहाँ पर रहते हैं। और ख़ास करके इल्तुतमिश जो है वो बढ़िया तरीके से, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी, ये बात ध्यान रखिएगा। वास्तविक संस्थापक है इल्तुतमिश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का, सॉरी गुलाम वंश का। क्लियर। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का भी आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया था? गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश या गौरी वंश? देखिए, गुलाम वंश सबसे पहला वंश ही है। फिर उसके बाद में आप देखते हैं गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, ये सारे वंशों ने एक प्रकार से शासन किया है, और तुगलक वंश। लेकिन गौरी वंश ने शासन नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गौरी वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान या बलबन? तो करेक्ट आंसर इसका आप सभी लोगों को पता भी होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का संस्थापक था। लेकिन अगर आपसे पूछे वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप बताओगे कि इल्तुतमिश जो था ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। लेकिन अगर केवल संस्थापक की बात करेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक लगाइएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था एक प्रकार से इसने शासन कब से कब तक किया? 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक शासन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद में इल्तुतमिश शासन करता है मुख्य रूप से। और आपको बता दूं, गुलाम वंश का 2 और नाम है, जैसे मामलूक वंश भी गुलाम वंश को ही कहा जाता है और दास वंश भी गुलाम वंश को ही कहा जाता है। अंग्रेजी में स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है गुलाम वंश को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उसने राजधानी कहाँ पर स्थापित करी थी भाई? लाहौर स्थापित करी थी राजधानी। वैसे दिल्ली सल्तनत एक प्रकार से ज़रूर स्थापना करी, मतलब दिल्ली सल्तनत बोला जाता है, बाद में दिल्ली पर ही सारी चीज़ें हुई, लेकिन लाहौर राजधानी थी किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। ध्यान रखेंगे, कुतुब मीनार की नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ने, ये बात भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक किसे माना जाता है? मैंने आपको पहले ही बताया था, इल्तुतमिश को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, दिल्ली के प्रथम प्रभुत्व संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसको गुलामों का गुलाम कहते हैं। ठीक है, चूँकि गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, और इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो सबसे पहले अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर आप देखते हैं बगदाद के खलीफा का सबसे पहले जो है
अंकन होता है उसकी खलीफा का, यहाँ पर खिलाफ गलत लिखा है, खलीफा कर लीजिएगा, यहाँ पर ली पर मात्रा लगाएंगे, खा वाला काट दीजिएगा। तो किसके सिक्कों पर बगदादी खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? अलाउद्दीन जो है मसूद शाह। बाद में और भी लोगों ने करवाया, लेकिन सबसे पहले अलाउद्दीन मसूद शाह। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 8वां नंबर प्रश्न है, इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ था? चंगेज़ खां का, उलूग खां का, नुसरत खां का, फिर जलाल खां का? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां का आक्रमण हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश ने एक प्रकार से सिक्के भी चलवाए थे, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखें सभी लोग। प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी भाई? रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भारत की नहीं कहना उचित होगा, यहाँ पर आपको कहना होगा कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान। अगर भारत की भी पूछेगा तो रजिया सुल्तान आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला प्रश्न है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो रजिया को सत्ता से हटाने में या सत्ताच्युत करने में, सत्ताच्युत का मतलब होता है सत्ता से हटाने में, हाथ था किसको? तुर्कों का। तुर्कान चहलगानी आपने नाम सुना होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम था गियासुद्दीन बलबन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? मंगोल थे, अफगान थे, या एक जाट कबीले से थे, या तुर्क थे? तो करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे आप इसका? दिल्ली के खिलजी सुल्तान बताएं। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे अफगान, मंगोल या तुर्क? तो तुर्क थे दिल्ली के सुल्तान जो थे, ठीक है, जो खिलजी वंश के थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 13वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? तो सेना को वेतन देने का जो प्रणाली का विधान शुरू किया वो अलाउद्दीन खिलजी से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि वह कौन सा विद्वान था जो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था? तो कौन था भाई? अल मसूदी जो था वो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 15 नंबर, प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो किसके दरबारी कवि थे भाई? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि भी थे, और भी कई राजाओं के दरबारी कवि थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, तबकात नासिरी का लेखक कौन है? तबकात नासिरी पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? फटाफट से बताएंगे। फारसी में लिखी गई तबकात नागरी, 1260 में इसको पूरा किया गया था। इसको लिखा है मिनहाज उस सिराज ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, 17 नंबर प्रश्न है, तूतिए हिंद किसको कहा जाता है? तूतिए हिंद अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। हिंदुस्तान का तोता या हिंदुस्तान का तोता या तूतिए हिंद किसको कहते हैं हम? अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, 18 नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? मोरक्को का था ये, तो ये भारत में आया था इब्न बतूता। मोहम्मद शाह किसके शासन में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1333 ईस्वी में सिंध पहुंचा था, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, 1325 से 1351 तक एक प्रकार से ये इधर उधर यात्रा ही करता रहा इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि शेख वादी जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये एक प्रकार से इसको पागल या सन की तानाशाह भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार से बहुत पढ़ा लिखा था, अपने समय से आगे का सोचता था, ठीक है। और कहा भी गया इसके बारे में कि जब ये मरा तो इसको जनता से और जनता को इससे फुर्सत मिल गई, क्योंकि इसकी जनता जो थी उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, ये जितना पढ़ा लिखा था। इसके दरबार में भी उतना पढ़े लिखे लोग नहीं हुआ करते थे। तो इब्न बतूता जब इसके दरबार में आया था तो इब्न बतूता चूँकि पढ़ा लिखा था तो उससे इब्न बतूता से बातचीत करता था, ठीक है। तो इसको मज़ा आने लगा फिर, और इसने जो भी जो है कार्य किया, खास करके जो भी कार्य किया, इसने 4 कार्य मुख्य रूप से किए। दक्षिण अभियान की चाहे बात की जाए, चाहे इसके मुद्रा प्रणाली की बात की जाए, तो मुद्रा यानी सांकेतिक मुद्रा इसने चलाई थी, वो भी सब विफल हो गया। इसका राजधानी परिवर्तित करी, वो भी इसका विफल हो गया। मतलब जो भी कार्य इसने किया सब विफल हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट, मतलब ए करेक्ट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। 19वां नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि शेख सादी किसके राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे, यानी किसके दरबार में रहा करते थे? तो शेख सादी जो थे बलबन के दरबार में रहा करते थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 20 नंबर देखेंगे, दिल्ली के नज़दीक तुगलकाबाद की स्थापना किसने करी थी? तो तुगलकाबाद की स्थापना करी थी गियासुद्दीन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सॉरी,
यहाँ पर आपको राजनीतिक इतिहास नहीं पढ़ना है, तो ज़्यादा आपको यहाँ पर राजाओं महाराजाओं के युद्ध वगैरह के बारे में आपको कुछ नहीं जानना है। बस आपको सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ों के बारे में जानकारी ग्रहण करनी, ठीक है। किसके बारे में हमको पढ़ना है? सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति, ठीक है। यानी सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास ही पढ़ना है, ज़्यादा आपको राजा महाराजाओं के युद्ध के बारे में नहीं पढ़ना है। क्लियर? अब प्रश्न क्या है? राजधानी के रूप में आगरा शहर के लिए जगह का चुनाव किसने किया था? तो आगरा शहर का चुनाव राजधानी के लिए किसने करा था भाई? सिकंदर लोदी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं बनवाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जमात खाना मस्जिद नहीं बनवाई गई थी। जमात खाना मस्जिद जो बनवाई गई थी वो खिज़्र खां के द्वारा बनाई गई थी। खिज़्र खां जो थे अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र थे और उनके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया और जान लिया। तो ये एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए फिर इसी प्रकार से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिफ्थ सेमेस्टर का एक प्रकार से अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आप देख सकते हैं भी फिफ्थ सेमेस्टर का मध्यकालीन इतिहास पेपर 1 का यूनिट 1 यानी भारत में राष्ट्रवाद को लेकर के, उसमें वहाँ पर यूनिट 1 और यूनिट 2 की वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएगी। शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे यूनिट 2 के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था और राजस्व प्रणाली से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं। चर्चा करेंगे हम, ठीक है। और इसके जो अलाउद्दीन खिलजी की नीति है खास करके इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। अनाजों के नाम को लेकर के, चूँकि अनाजों के नाम भी एक प्रकार से कई तरीके से हुआ करते थे, और मतलब अनाजों के नाम और उसको किस तरीके से बिकते थे। जैसे 5 जीतल में 1 मन चना बिकता था, 4 जीतल में एक प्रकार से 4 जीतल में जौ बिकता था 1 मन, चावल बिकता था 1 मन 5 जीतल में, यानी चावल गेहूं और दाल के रेट समान हुआ करते थे। दाल जो बिकती थी वो 5 जीतल 1 मन के लिए बिकती थी, ठीक है। ये सब ध्यान रखेंगे। तो फिर चर्चा करेंगे हम इस पर। और दासों, घोड़ों और पशुओं के बाज़ार के बारे में भी इसने अपनी विचारधारा दी है। कई सारे सैनिकों को नकद वेतन देना, घोड़े दागने की प्रथा और अनुभवी सेनापतियों की नियुक्ति करने का काम, ठीक है, अस्थायी सेना रखने का काम, सेना भर्ती की व्यवस्था करने का काम, ये सब अलाउद्दीन खिलजी के बड़े सैनिक सुधार काम थे। और सैनिक सुधार की दृष्टि से अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।